नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार में चल रही चुनावी चर्चा पर है। बिहार में चुनाव सिर्फ 4 महीने दूर बचे हैं। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर नवंबर में 2 से 3 चरणों में बिहार के विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। और इसी बीच चर्चा अब यह हो रही है कि केंद्र में मंत्री चिराग पासवान अब की बार बिहार चुनाव लड़ सकते हैं, यानी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पार्टी में प्रस्ताव पारित हो गया है, बस औपचारिक ऐलान करना बाकी है। खबर यह है कि चिराग 33 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। खास बात है कि चिराग दलितों के लिए आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने सीएम चेहरे को लेकर कोई भी दावेदारी पेश नहीं की है, लेकिन चिराग की पार्टी के नेता अभी से कहने लगे हैं कि बिहार की जनता रामविलास पासवान को भी सीएम देखना चाहती थी और अब चिराग को भी देखना चाहती है। जाहिर तौर पर इस तरह के बयान से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू असहज महसूस कर रही है। भले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ही एनडीए का चेहरा बताया है, लेकिन जिस तरह बिहार की राजनीति में जेडीयू का जादू और नीतीश के नंबर्स घटते जा रहे हैं, उसमें आशंका है कि बिहार में बीजेपी के पास जेडीयू का नया विकल्प तैयार नहीं हो रहा। हालांकि नीतीश कुमार के पास 2010 में 115 सीटें और करीब 39% वोट थे, जो 2015 में घटकर 71 सीटें और करीब 40% वोट पहुंच गया। 2020 में तो बड़ा डाउनफॉल आया। जेडीयू के पास 43 सीटें बची और कुल वोट प्रतिशत भी 33% से नीचे आ गया। ऐसे में बहुत संभव है कि बिहार में बड़ा भाई बनने के लिए बीजेपी नए गठबंधन सहयोगी को विकसित करने की कोशिश कर रही है, यानी चिराग पासवान को नीतीश के जगह देखने की कोशिश कर रही है, जिसमें तेजस्वी यादव के मुकाबले का युवा चेहरा, जाति पाति से आगे की राजनीति और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ सभी समुदायों में स्वीकार्यता होना, ये सारे मापदंडों पर चिराग पासवान कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग ने सभी 5 लोकसभा सीटें जीती, यानी 100% उनका स्ट्राइक रेट रहा। उन्हें 50 से 55% की औसत से वोट प्रतिशत भी मिला। ऐसे में चिराग पासवान के बिहार की सियासत में वापसी का ऐलान महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बनेगा या जेडीयू की परेशानी बढ़ाएगा? इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार की चौखट पर चुनाव है और इस चुनाव में चिराग तले सियासत चल रही है। चर्चा इस पर गर्म है कि केंद्र के मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री का मन बना लिया है। 2014 से सांसद रहे चिराग 10 साल बाद 2024 में केंद्र में मंत्री बने, लेकिन उनका मन अब दिल्ली में नहीं लग रहा। बिहारी फर्स्ट का नारा लगाने वाले चिराग बिहार की राजनीति में लौटना चाहते हैं। अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है, लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। चिराग की पार्टी अभी सर्वे करा रही है, लेकिन उससे पहले चिराग बता चुके हैं कि सामान्य सीट से उनके चुनाव लड़ने से एनडीए को ही फायदा होगा। यूं तो चिराग खुद कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़कर वो अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस सुधारना चाहते हैं, लेकिन क्या पार्टी का प्रदर्शन सुधारना सिर्फ बहाना है? चिराग की पार्टी वाले कहते हैं कि अब की बार चिराग ही एनडीए का चेहरा होंगे। आदरणीय चिराग पासवान जी से आग्रह किया है कि आप चुनाव बिहार का लड़िए और बिहार के नेताओं का नेतृत्व करिए, बिहार के एनडीए का नेतृत्व करिए, ताकि हम 100% स्ट्राइक रेट भी ले सके। चिराग पासवान जी ने खुले मंचों से कहा है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और एनडीए का पूरा कुनबा, उनकी पार्टी नीतीश जी के मजबूत नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अब कुछ पॉलिटिकल पंडित अपने हिसाब से अलग नैरेटिव गढ़ रहे हैं, लेकिन जहां नीतीश जी का नेतृत्व हो वहां सारे इक्वेशन फेल हो जाते हैं। एनडीए में अभी से ही सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। अब कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपी आर कह रही है कि श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो क्या नीतीश कुमार के घटते सियासी जलवे से पैदा हो रहे राजनीतिक शून्य को भरने के लिए चिराग ने पहले से दावेदारी कर दी?
कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। चिराग का भी यही दावा है कि बिहार में वो जात पात की राजनीति नहीं करेंगे और चुनाव भी सामान्य सीट से लड़ेंगे। चिराग पासवान जी चूंकि बिहार के सर्वमान्य नेता है, सभी वर्ग में, सभी समाज में उनकी स्वीकार्यता है, उनका आकर्षण है एक नेता के तौर पर। आने वाले बिहार के भविष्य के उम्मीद के रूप में अगर जनता उनको देखती है तो उनको एक सामान्य, एक जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने संकेत दिया कि गठबंधन के दलों का सीट बंटवारा सबसे आखिर में होगा, लेकिन चिराग की पार्टी तो 8 जून से 33 विधानसभा सीट के लिए चुनाव अभियान भी शुरू करने जा रही है। सामान्य सीट से चुनाव लड़ने के पीछे चिराग की तैयारी का मकसद ये हो सकता है कि चिराग अब सिर्फ पासवान जाति के वोट भरोसे नहीं रहना चाहते, क्योंकि बिहार में जाति गणना के आंकड़ों में भी पासवान वोट सिर्फ 5.31% ही है, जिसमें 2020 में चिराग को 32% पासवान वोट ही मिल पाए थे, जबकि 11% राजपूत, 9% रविदास, 7% ब्राह्मण, 6% कोयरी, 4% ओबीसी और 4% अन्य दलित वोट भी मिले। हालांकि तब चिराग को एक सीट ही मिल पाई। तब चिराग पासवान ने बीजेपी जेडीयू से अलग अकेले 137 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जब 4 साल बाद चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो उनकी पार्टी को मिली 5 सीट में 5 सीटें 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीती, जिसमें हाजीपुर में 53.3%, जमुई में 52%, खगड़िया में 50.7%, समस्तीपुर में 53% और वैशाली में 48.4% वोट झटक लिए। जाहिर है चिराग पासवान और उनकी पार्टी की स्वीकार्यता करीब 6% आबादी वाले पासवान समुदाय के वोट बैंक से आगे सर्व समाज में भी हुई है और यही जेडीयू को परेशान करने वाली बात है। चिराग बिहार लौटेंगे तो सबसे ज्यादा चुनौती नीतीश के सामने आएगी, क्योंकि चिराग जले तो रोशनी, भड़के तो नुकसान करता है। 2020 में चिराग पासवान ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जहां जेडीयू को नुकसान होना था। ऐसे में अगर चिराग 33 सीटों पर चुनाव लड़ जाते हैं तो नुकसान का अंदाजा नीतीश को बखूबी है। शायद इसी आशंका में नीतीश ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने तरह तरह के जाति आयोगों का गठन किया, जिसमें 15.52% आबादी वाले सामान्य वर्ग के लिए सवर्ण जाति आयोग, 19.6% आबादी वाले अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति आयोग, 36% आबादी वाले महादलितों के लिए महादलित आयोग, यहाँ तक कि 2.61% आबादी वाली निषाद आबादी के लिए मछुआरा आयोग तक गठन कर दिया। इतना ही नहीं, नीतीश ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान को बनाया है, जो चिराग पासवान के जीजा है, और उपाध्यक्ष देवेंद्र माझी को, जो जीतन राम मांझी के दामाद है। दूसरी तरफ चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपना भविष्य देखते हुए तेजस्वी यादव के मुकाबले विपक्ष का चेहरा बनने की जुगत में है। भले चिराग इस बार एनडीए का चेहरा बन पाए या नहीं, लेकिन उन्हें ये उम्मीद जरूर है कि इस चुनाव में बिहार की सत्ता की कुंजी उनके पास ही होगी। पटना से शशि भूषण के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आगे बढ़ने से पहले बड़ी खबर इस वक्त की। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेशों का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यह प्रतिनिधिमंडल स्वदेश वापसी जब उनकी होगी तब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी होने वाली है। 9 या 10 जून को ये 7 प्रतिनिधिमंडल जो विदेशों में गए हुए 33 देशों का दौरा, 51 सांसद इस प्रतिनिधिमंडल में है, उनसे मुलाकात होगी। विदेशी दौरों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया जाएगा। दुनिया भर में हुई बातचीत से प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया जाएगा। दुनिया भर में 7 प्रतिनिधिमंडल भेजे गए थे, उसमें 51 सांसद थे जो ऑपरेशन सिंदूर पर कई देशों का दौरा कर भारत का पक्ष रख रहे हैं। इसमें एनडीए के तरफ से भी सांसद थे और बाकी इंडिया अलायंस के तरफ से भी सांसद थे। जब ये लौटेंगे भारत तब प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। अब बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार से ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में घोषणा एक तरीके से प्रधानमंत्री ने की थी और उसके बाद अब प्रधानमंत्री जब गए थे बिहार तब उन्होंने कहा कि जो बिहार की धरती पर हमने वादा किया था वो पूरा किया। लेकिन क्या सचमुच में बिहार की राजनीति में कुछ नया होने जा रहा है? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजीव रंजन, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के इस चर्चा में शामिल होंगे। आरजेडी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में, अनवर पाशा चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र कुमार
एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आज की खबर दरअसल उनकी पार्टी से ही निकल रही है। जिस तरीके से चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, उन पर भी हम उनसे सवाल पूछेंगे। यशवंत देशमुख सेफोलॉजिस्ट है, फाउंडर डायरेक्टर सी वोटर के, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। और उसके साथ साथ अमिताभ तिवारी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और इलेक्शन एनालिस्ट रिसर्चर, वो भी चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। 3 सवाल मैं मेरे पैनल के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हो सकती है और यह भी माना जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में चुनाव किए जाएंगे। चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा करेगी और उसके बाद ये सारी बातें फाइनल होगी। लेकिन इसके बीच में एलजेपी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि चिराग पासवान को बिहार से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो 3 सवाल इन सारे मुद्दों को लेकर, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान के बिहार चुनाव लड़ने से किस दल की चुनौती बढ़ेगी। क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब जनता दल यूनाइटेड को बहुत बड़ा नुकसान बिहार के चुनाव में देखने पड़ा था। एनडीए की सरकार आई लेकिन जेडीयू को नुकसान हुआ था। दूसरा सवाल, क्या बिहार में एनडीए का चेहरा बन पाएंगे चिराग पासवान? क्योंकि अगर चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या वो चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं? और तीसरा सबसे अहम सवाल, क्या बिहार में चुनाव के बाद सीएम का चेहरा बदल सकता है? यह सवाल अभी भी लोगों के मन में है, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है उनके मन में है, और उसके साथ साथ राजनीतिक खेमों में भी लगातार इस बारे में चर्चा चल रही है। धीरेन्द्र कुमार, आज शुरुआत आप ही से करनी पड़ेगी। चिराग पासवान बिहार आप ला रहे हैं, केंद्र की राजनीति से आपकी पार्टी चाहती है कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े, उसके पीछे क्या सोच है पार्टी की? देखिए, बिहार में मेरी पार्टी के नेता जो लोग घूमते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन को लोगों को बीच में लेकर और उनसे राय ली, तो उन लोगों का कहना है कि जब आप पिछले 6-7 साल से इन विजन को लेकर के गांव-गांव घूमे हैं, तो अब ये वक्त आ गया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बननी है, तो आपको उस सदन में रह करके भी इन सब बातों को अब ला करके और जनता के बीच में उसको परोसना चाहिए। तो जब हमारे पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई, साहिल भाई, तो यहाँ से प्रस्ताव बन करके केंद्रीय कमेटी को दिया गया कि अगर हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ नारा बोलते रहेंगे कब तक? तो अब आपको वक्त आ गया है आपका कि अब आप आए यहाँ पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। और अगर आप कहते हैं कि बिहार में वैकेंसी मुख्यमंत्री का नहीं है, इस बात में भी सहमति है, तो आप पहला प्रस्ताव दीजिए ना विधायक दल में बैठ करके कि नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और इसमें आपत्ति क्या है? ये कहां से विवाद का बात है? और एनडीए के चेहरा नहीं कैसे हैं चिराग पासवान जी? एनडीए के 5 दलों के नेता तो एनडीए के चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं है ना। तो हर एक चेहरे पे हम लोग चुनाव में जाना चाहते हैं। और हमारे नेता चिराग पासवान जी का स्वीकार्यता उनकी युवाओं के बीच में है, महिलाओं के बीच में है, यंगस्टर के बीच में है, किसानों के बीच में है, लगातार वो घूम रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये आते हैं, अभी आपने जो चल रहा था उसमें बोला गया था कि चिराग जले तो रोशनी और भड़के तो शोला। मैं तो कहता हूं कि मेरे चिराग पासवान जी ना एनडीए के अलादीन के चिराग हैं। और जो 225 का हमने अगर लिया है ना टारगेट, ये 225 का पार करेगा और इस बार देश का सबसे ऐतिहासिक जीत बिहार दर्ज करेगा। साहिल भाई जी, आपको पता है सवाल क्या हो रहा है कि अलादीन के चिराग है वो तो ठीक है, लेकिन अलादीन के चिराग के आका कोई और होते हैं। और आप तो चाहते हैं ना कि आपके वो बिहार के आका बने, बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुझे दौर याद है कि जब रामविलास पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली थी विधानसभा में, उनके बिना कोई सरकार बन नहीं पा रही थी, लेकिन ना उन्हें मुख्यमंत्री बनने दिया लालू प्रसाद यादव ने, ना उन्हें मुख्यमंत्री बनने दिया नीतीश कुमार ने, और वहां पर दोबारा चुनाव करने पड़े थे। आपको याद होगा वो दौर। और इसीलिए आपके पार्टी के कुछ नेता यह भी कह रहे हैं कि लोग चाह रहे थे रामविलास भी बने मुख्यमंत्री, लेकिन वो नहीं बन पाए, तो चिराग पासवान को बनना चाहिए। कहीं ना कहीं अंदर तो मंशा है ना कि वो विधानसभा में उतर रहे हैं, तो मंत्री बनने के लिए तो नहीं उतर रहे हैं ना, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वो फेस बनने चाहिए बिहार के, इसके लिए तो चुनाव में उतारना चाहते हैं ना आप उनको। साहिल भाई, देखिए, आप कह रहे हैं कि अलादीन के आका होते हैं चिराग के, मैं इससे कब मना कर रहा हूं। आका उनके हैं ना, अगर खुद को हनुमान कहते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप राम कह लीजिए, आका कह लीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी को अपने पिता तुल्य मानते हैं तो भी उनके अभिभावक हैं।
और उन्होंने तो आप लोगों के मंच पे आकर के बोला है ना कि बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, तो इसका अन्यत्र मतलब निकालना, हाँ इतना जरूर है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद में जब तक कांग्रेस की शासन रही, कभी दलित यहां तक सोच नहीं सकता था। क्या आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दलित अब इतना सोच भी रहा है कि सीएम का फेस बन सकता है, इसकी चर्चा हो सकती है। ये उन दोनों प्रधानमंत्री और मेरे मुख्यमंत्री के लिए ये एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि आज दलित वर्ग भी बिहार का सोच सकता है कि मैं भी मुख्यमंत्री का फेस बन सकता हूं। तो क्या सोचने भी गुनाह है दलितों के लिए? मैं आप ही से सवाल करना चाहता हूं। और यही सोच, नहीं आप सही कह रहे हैं, मैंने इसके लिए एग्जांपल दिया ना, मैंने उदाहरण दिया आपको कि इससे पहले रामविलास पासवान को भी देखा गया था कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनको मुख्यमंत्री उनके बिना सरकार नहीं बन पा रही थी उस वक्त। आपको याद होगा, राष्ट्रपति शासन लगाया गया बिहार में, लेकिन रामविलास पासवान मुख्यमंत्री नहीं बने थे, आपको याद होगा जी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल है, तो जी बताएं। नहीं, इसीलिए तो सवाल ये उठता है ना, इसीलिए राजीव रंजन, क्या ये तो मान लिया चिराग पासवान ने कि आज की स्थिति में बिहार में वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खाली नहीं है, लेकिन क्या ये भविष्य के लिए भी स्टेटमेंट है? क्या उन्हें तैयार किया जा रहा है कि आगे चलकर एक यंग फेस जो बिहार में उन्हें चाहिए, एनडीए को चाहिए, उस तरीके से आप उसको देखते हैं? आप किस तरीके, आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है कि चिराग पासवान विधानसभा में उतरेंगे, बिहार की राज्य की राजनीति में उतरेंगे, केंद्र की राजनीति से नीचे आकर? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार जी बिहार के आज़ादी के, जो देश की आज़ादी के जो ये पिछले 7.5 दशक है, हम कह सकते हैं कि बिहार का जिस तरह का विकास संभव हो पाया, बिहार ने जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, एक अकल्पनीय जो परिस्थिति बिहार की थी, जहां से बाहर निकल करके बिहार ने तमाम मानकों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी की जो अपरिहार्यता है, जो स्वीकार्यता है, जो लोकप्रियता है, जिस तरह से चाहे वो कोई भी गठबंधन रहा हो, नीतीश कुमार जी अगर चेहरे के तौर पर सामने रहे, जनता ने आंख मूंद करके उस गठबंधन को आशीर्वाद दिया। और शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार जी पहली पसंद बिहार की जनता के बने रहे। चिराग पासवान जी भी पटना आए, शिष्टाचार भेंट हुई, नीतीश कुमार जी को उन्होंने मिलकर के एक अभिभावक के तौर पर उनसे अपनी बातें रखी, और ये भी कहा कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी ही होंगे, बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। उसका धीरेन्द्र जी ने तो आपको काफ़ी विस्तार के साथ उनकी पार्टी की सोच और क्या परिकल्पना है उस पर भी रोशनी डाली। कुल मिलाकर के जो लोग भी बिहार में एनडीए गठबंधन के अंदर किसी तरह के असहज स्थिति की बात सोचते हैं, उनको जवाब तो मिल गया होगा। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार जी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना राजीव रंजन जी कि वो चिराग पासवान एनडीए का चेहरा बन ही सकते हैं। वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो एनडीए का चेहरा बन सकते हैं। ये बात तो ठीक है कि आज की स्थिति में कोई वैकेंसी नहीं है, यहां भी एकनाथ शिंदे जब तक थे तब तक कोई वैकेंसी नहीं थी। चुनाव के बाद में, नतीजों के बाद में वैकेंसी होती है हमेशा। धीरेन्द्र जी सही कह रहा हूं ना मैं? चेहरा बनाने की जो बात चल रही है, कहा कि 2025 में हम लोगों का जीतना तय, हमारी सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, और लगभग यही बात धीरेन्द्र जी ने भी कहा। इसीलिए 2025 से 30 का जो बिहार का कार्यकाल है, नीतीश कुमार जी के नाम पर तो एनडीए के गठबंधन की जो सहमति है वो तो है ही है, और जनता भी यही चाहती है। जिस तरह से बिहार का कायाकल्प हुआ है, बिहार को जिस तरह से उन्होंने संवारा है, सजाया है, बिहार के लिए भविष्य की एक बड़ी जमीन, एक बड़ी बुनियाद तैयार कर दी है। विकसित राज्य नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 2025 से 30 में बने, ये जनता चाहती है। और मैं समझता हूँ कोई भी गठबंधन जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करता है, और बेहतर नतीजों के लिए जनता जो चाहती है उसके हिसाब से ही वो काम करने की दिशा में एनडीए के तमाम नेता
पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। बिहार के होगा सभी कि अगर जिलों चिराग में पासवान एनडीए पार्टी के की प्रदेश राय अध्यक्ष मानते हुए जो विधानसभा चुनाव में जो शिरकत सभी करते हैं तो पांचों बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। डॉक्टर अजय आलोक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास जाने के पहले धीरेन्द्र कुमार, आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से, क्योंकि देखिए राजीव रंजन जी साफ कर चुके हैं कि 25 में एनडीए की सरकार आएगी तो 25 से 30 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी जो भी आप चिराग पासवान आप चाहते हैं ना कि बिहार फर्स्ट या चेहरा बनाना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं वो 2030 के बाद ही हो पाएगा। जनता ने मन बना लिया, ठीक है ना धीरेन्द्र जी? सीटें कम से कम इसको एनडीए को मिलने जा रही है। और दूसरी तरफ इस राजीव रंजन जी, मेरी आवाज आपको आ रही है तो मैंने सवाल पूछा धीरेन्द्र कुमार को, जरा उनकी आवाज कम। इसलिए इसको किसी भी देश के दूसरे राज्य से वहां क्या कुछ हुआ उससे जोड़ करके देखा जाना बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। बिहार ठीक है राजीव रंजन, परिप्रेक्ष्य में धीरेन्द्र कुमार पूरी तरह से सुस्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये इस पे राजीव जी को और अजय जी को क्यों आप हम लोगों को आपस में ये साहिल भाई कहना चाहते हैं, जब हम लोगों ने पहले ही कहा, मैंने तो कहा है आपको कि एनडीए के तो चेहरा है ही ना, चाहे वो आदरणीय जीतन मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो या चिराग पासवान जी हो, ये सभी चेहरे मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, इसमें कहाँ कोई संदेह है। लेकिन हम अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहते हैं। आप गठबंधन में हैं, लेकिन हम अपने आइडियोलॉजी को तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। गठबंधन में सरकार में साथ जाएंगे, मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन किसी पार्टी की सिस्टर कंपनी की तरह हमको नहीं देखा जाए। नहीं, हमारे भी कुछ वोटर्स हैं, हमारे भी कुछ। साहिल जी मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, आपका फोन डिस्कनेक्टेड था। नहीं, आपकी आवाज आ रही थी, आपकी आवाज पूरी आ रही थी, आपका पूरा मुद्दा सुना गया यहाँ पर। नहीं, आपका मुद्दा पूरा सुना गया है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। धीरेन्द्र कुमार कुछ खत्म कर रहे हैं, उसके बाद अजय आलोक से भी मुझे पूछना है। धीरेन्द्र कुमार खत्म करिए। मैं यही कह रहा हूं कि हम लोगों में एकता जबरदस्त है। साहिल भाई, दर्शकों को भी आप क्यों कंफ्यूज करना चाहते हैं? हम लोग सारे लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री होंगे। हम किसी को कोई कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि कुछ चीजें है ना कि हमारे यहाँ पर कुछ चीजें हमने देखी होती है, कुछ चीजें हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी यशवंत देशमुख भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। उनको याद होगा कि हमने कुछ चीजें पहले से डिस्कस की हुई थी चुनाव के पहले और वही चीजें हो गई। तो कभी कभी हमको लगता है कि जो बोला जा रहा है आज की स्थिति में 5 महीने के बाद चीजें अलग भी हो सकती है ना। इसीलिए हम लोग पूछ रहे हैं कि अचानक उठकर जब चिराग पासवान को कहा जाता है कि आप विधानसभा में आइए, विधानसभा का चुनाव लड़िए, आपके सपने का बिहार बनाना है, तो वो तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हो पाता है ना। आपको तो पता है किसी भी राज्य में एक ही सबसे बड़ा पद होता है, वो मुख्यमंत्री का पद। बाकी सारे पदों को कोई पूछता नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूं इस बात को, आपको भी मालूम होगा शायद। साहिल भाई, युवा बिहारी अपने नाम के आगे लिखते हैं। चिराग पासवान अपने घर ही तो आना चाहते हैं, इसमें क्या तकलीफ? मैं तो कहता हूं कि अगर बिहार की बहुत बड़ी अच्छी बात है, बिहार में अगर राजनीति करनी है, बिहार को आगे बढ़ाना है, नेक्स्ट जनरेशन के नेता हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से चीजों को आगे लेकर के आज अंधकार से प्रकाश की ओर लाया है, तो क्या ये चिराग फिर आगे नहीं लेकर के जा सकते हैं? क्या ये बिहार के चेहरा नहीं हो सकते हैं? और ये भी मैं बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी को ही बनाया है उन्होंने, और मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बिहार का दलित महादलित आज यह सोचने को भी तैयार है, लोग सपने भी देख रहे हैं। नहीं तो इसके पहले तो कांग्रेस के जमाने में सपने भी नहीं देखते थे। और इसी 1990 का चेहरा बनने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी माना जा रहा है कि 33 से 34 सीटें मांग सकती है। और पिछले चुनाव में हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़े, कई जगह पर जहां पर एनडीए हारी, वो जो डिफरेंशियल वोट था वो एलजेपी के पास जाता हुआ यहां पर नजर आया। पिछली बार 30 सीटें देने के लिए भी एनडीए तैयार नहीं हुई थी। क्या इस बार आपकी पार्टी इस पक्ष में होगी? अगर चिराग पासवान कहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, 33 से 35 सीटें हम खुद लड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपकी पार्टी तैयार होगी? क्योंकि ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ट्रिकी बन जाता है। सबसे पहली बात है कि एनडीए में सीट डिस्ट्रीब्यूशन कभी ट्रिकी नहीं हुआ, और 2020 में जो हुआ उसके बाद गंगा में बहुत पानी बह चुका है। तो 2020 को हम लोग ना याद करें, 24 को याद कर लें। 24 में भी 19 में चिराग पासवान की पार्टी 6 सीटों पे लड़ी थी, 19 में आराम से 5 सीटों पे लड़ी। हम लोग सब एडजस्टमेंट करना जानते हैं। 19 में हम लोगों ने अपनी जीतनी हुई सीटें जेडीयू के लिए छोड़ दी। 24 में हम लोग दोनों बराबर सीटों पे लड़े। तो ये सब हमारे बीच में कोई ऐसा दिक्कत होगा नहीं, इसलिए बीट अराउंड द बुश करने का फायदा नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ कि आज तक का डिबेट, शाहिल जोशी का मंच
21 मिनट बीत गए साहब। ये जयचंद की आवाज कितनी भारी है कि आरजेडी अभी तक नजर ही नहीं आ रही है मुझे स्क्रीन पे, जबकि आज तो मौका था उनके लिए। मैं भी उनका इंतजार कर रहा हूं, मजा लेते हम लोग तीनों। मैं सचमुच कहता हूं, मैं भी उनका इंतजार कर रहा हूं, वो आएंगे आएंगे कह रहे अभी तक आए नहीं। मैं बिहार, मैं बता रहा हूं साहिल जी मैं बता रहा हूं, ये बिहार की धरती है, आंदोलन की जनक रही है। जयप्रकाश आंदोलन चला था, पहली बार कांग्रेस को पटकनी इसी धरती ने दी थी, सत्ता से उतार दिया था पूरे देश में से। और उस जयप्रकाश नारायण का जयचंद कौन था जो आज कांग्रेस की गोदी में बैठ गया? कौन था वो जयचंद? आज वो जयचंद आपके स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है। जेपी का जयचंद 1990 में कांग्रेस विरोध के नाम पे भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेके पहली बार राजद की सरकार में लालू प्रसाद ने सरकार बनी, उस बीजेपी को तोड़ने वाला जयचंद कहां गया? आपके स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है। 1993 में जब नीतीश कुमार अलग हुए, अति पिछड़ों के आरक्षण के नाम पे कर्पूरी फॉर्मूला लागू नहीं किया, वो जयचंद कौन था? ये बिहार की जनता जानना चाह रही है। कर्पूरी ठाकुर के समाजवाद, जेपी के समाजवाद, उनकी आत्मा कांपती होगी, कराहती होगी आज। उनको कराने वाला जयचंद कहां है? आपके स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दलितों का नरसंहार, यहां दलितों की बात हो रही थी, दलित चेहरा नहीं बन सकता है। अरे दलित को तो यहां से काट दिया जाता था, उनके स्तन काटे जाते थे, गाजर मूली की तरह दलित काटे जाते थे। उन दलितों का जयचंद कहां है? आपके स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा है। ना कांग्रेस ना आरजेडी। बिहार को जंगल राज बनाने वाले जयचंद कहां गए? नजर नहीं आ रहे हैं। आज हमसे मजा लेने का बारी है, तब भी नजर नहीं आ रहे हैं। जयचंद की गूंज इतनी लंबी चली गई है बिहार में ना, कि हर गांव गांव में जयचंद पूछा जा रहा है, कहां है जयचंद, कौन है जयचंद? नाम एक ही कॉमन आता है। पार्टी के नाम पे दो पार्टियां, व्यक्ति के नाम पे एक व्यक्ति। कांग्रेस और आरजेडी, व्यक्ति के नाम पे लालू प्रसाद। और आज उसी जयचंद के पुत्र बोल रहे हैं कि जयचंद कहां है, और आप जयचंद पे बात ही नहीं कर रहे। आप एनडीए पे बात करें, जहां पे कोई सिर्फ फुटबॉल है ही नहीं, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर कट मुख्यमंत्री है, सब कुछ ओपन एंड शट केस है। ये लोग इतना डिमोरलाइज हो चुके हैं। अजय आलोक जी, क्या है ना, एक एक्स फैक्टर आ जाता है ना, छोड़ चुके हैं। जब जैसे देखिए, जब 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 जैसे चिराग पासवान की पार्टी अचानक कहती है कि हमारे नेता विधानसभा चुनाव लड़ने चाहिए, एक एक्स फैक्टर आ जाता है ना, तो तब चुनाव पर बात करने का एक नया मुद्दा तो मिल ही जाता है ना। एक एक्स फैक्टर तो आता ही है कि ऑलरेडी यहां पर इतने सारे लोग हैं, चिराग पासवान खुद भी उसमें घुसना चाहते हैं कि मैं भी विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, मैं भी चेहरा बनूंगा। और आपको पता है अजय आलोक जी कि किसी भी राज्य का चेहरा यह मुख्यमंत्री होता है, यह भी आपको पता है, जब भी पूछा जाता है तब। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनका बने, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन राजनीति अनुकंपा पे नहीं होती है ना, राजनीति अपनी शक्ति पे होती है, अपने सामर्थ्य पे होती है। राजनीति जन समर्थन से होती है, और राजनीति फिर बहुमत जिसको आएगा मुख्यमंत्री उसका बनेगा, उसमें कोई शक नहीं है। क्यों नहीं चाहेगी चिराग पासवान की पार्टी कि चिराग पासवान उनका चेहरा बने, मुख्यमंत्री बने? क्यों नहीं चाहेंगे? लेकिन जब एनडीए में सहमति बन चुकी है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, अरे भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल है यहाँ पे, हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रखा है, हम मानते हैं कि हम उनके नेतृत्व में जा रहे हैं, सारी घोषणाएं हो चुकी हैं, तो फिर इन सब बातों का बेमानी है ना, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान को लड़ना है, उनका स्वागत है, और निश्चित तौर पर एनडीए के चेहरा है। क्यों नहीं है चेहरा भाई? जीतन राम मांझी चेहरा है, उपेंद्र कुशवाहा। मैंने सवाल ये पूछा था, वो 33 जो 33 सीटें मांगी जा रही है, 33 से 34 सीटें, वो हो जाएगा ना? मतलब पिछली बार जैसा नहीं होगा, इस बार नए सिरे से हमें देखना चाहिए। कोई सीटें कोई साहिल जी, कोई सीटें अभी तक मांगी नहीं गई, अभी तो सीट शेयरिंग की चर्चा भी नहीं हुई है। तो ये अफवाहों का बाजार तो राजनीति में हमेशा इट्स ऑलवेज प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटी, गर्म ही रहती है, तो बेकार की बात। आपने पूछा है तो मैं कह दूं आपको, आरजेडी के प्रवक्ता अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क का उनका इशू था, वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए थे, थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी है नहीं, तब तक मैं अमिताभ तिवारी और यशवंत के पास चला जाता हूं, क्योंकि वो भी बिहार की राजनीति बहुत नजदीक से देख रहे हैं। अमिताभ तिवारी, कितना ये एक्स फैक्टर हो सकता है चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव में उतरना? क्योंकि पिछली बार का चुनाव हमने देखा तो 2020 में चिराग पासवान को पासवानों में से 32% वोट मिल पाए थे, 11% राजपूत वोट मिल पाए थे, उनकी टोटल जो उनको वोट पड़े थे उसमें 9% रविदास, 7% ब्राह्मण, 6% कोयरी, 4% ओबीसी और 4% अन्य दलित वोट मिले थे। एक फेस उनको तैयार करने की कोशिश की जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 100% उनका टारगेट पूरा हुआ, मतलब 5 सीटें लड़ी, 5 सीटें जीती। एक एक्स फैक्टर हो सकता है इस बार खुद अगर विधानसभा चुनाव में उतरे तो। देखिए, पिछली बार चुनाव महागठबंधन और एनडीए दोनों को 37% वोट शेयर था,
और एलजेपी के पास 5-6% के करीब वोट शेयर था, और एलजेपी अलग लड़ी थी एनडीए। तो एलजेपी जब एनडीए में वापसी करती है तो जरूर एनडीए का जो एक एक ब्रॉड सोशल कोएलिशन है, अपर कास्ट, कुर्मी, कोयरी, ईबीसीज, महादलित, उसमें पासवान समाज भी ऐड हो जाता है, जो हमने लोकसभा में देखा। 39 में से 40 में से 30 सीटें एनडीए जीतने में कामयाब रही। एलजेपी के पास एक डेडिकेटेड 5-6% वोट शेयर है उनके समाज का। जिस भी अलायंस में वो जाएंगे या अकेले लड़ेंगे, उनको वो वोट पड़ता ही है। लेकिन एलजेपी का अगर आप देखेंगे तो जो पीक था 29 सीट्स जिसके आप जिक्र कर रहे थे, और 12% वोट शेयर 2005 के चुनाव में, पिछले चुनाव में एक सीट मिली है सिर्फ एलजेपी को, और 6% वोट शेयर है। तो ये एलजेपी का जो पुराना क्लाउड था बिहार में कि उसके बिना कोई सरकार नहीं बन सकती, उसको वापस पाने की जद्दोजहद है। क्योंकि लोकसभा में अगर आप देखेंगे उल्टा ट्रेंड है। लोकसभा में स्ट्राइक रेट एलजेपी का 100% होता है, पिछले 2 चुनावों से 100% है। 2014 में भी 7 में से 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जब वो अलायंस में है बीजेपी के। जैसे ही अलग लड़ी तो सिर्फ 1 सीट जीत पाई। तो उस क्लाउड को वापस करने की कोशिश है। चिराग पासवान को भी समझ आ रहा है कि इन पोस्ट नीतीश एरा बीजेपी के पास भी कोई चेहरा नहीं, क्योंकि बीजेपी इतने सालों से पिगी बैक कर रही है जेडीयू के ऊपर। और अगर आप सी वोटर यशवंत सर का अगर आप सर्वे भी देखेंगे तो उसमें भी चिराग टॉप 5 सीएम रेस में 6% के आसपास उनको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, जो अगेन उनके समाज का सपोर्ट है। युवा वोटर 18 से दूसरी इंटरेस्टिंग बात उसमें यह है, यशवंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि इंटरेस्टिंग बात उसमें यह नजर आती है कि जैसे जैसे हर महीने ये ट्रैकर हो रहा है उसमें वो 6-7% पर है, लेकिन उनकी जो उनको जो एक्सेप्टेंस है वो कुछ परसेंट बढ़ता जरूर जाता है हर इसमें। तो ये जो रिप्लेसमेंट की बात अमिताभ तिवारी कर रहे थे, यशवंत आपको क्या लगता है ये नंबर्स देखते हुए कि क्या ये कोशिश की जा रही है? क्योंकि जो वोट बैंक रामविलास पासवान की थी एक जमाने में बिहार में, जिसके आधार पर 29 सीटें वो जीते थे, 12% वोट उनको मिले थे, उसके बाद वो कामयाबी वो दोबारा हासिल नहीं कर पाए बिहार में। क्या उसकी एक कोशिश चल रही है, और क्या एक रिप्लेसमेंट की पॉलिटिक्स की नया चेहरा हम लेकर आएंगे? जाति जनगणना को तो पहले से ही अभी सरकार ने कह दिया है कि हम लोग करने वाले हैं, तो एक नया चेहरा लेकर आने की कोशिश यहां पर नजर आती है। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास मुझे जाना है। आपका इंतजार हो रहा था मृत्युंजय जी, आरजेडी का अजय आलोक आपको मिस कर रहे थे। अभी आपको अब मुझे सवाल पूछना है, उसके बाद आपके पास आता हूं। पहले यशवंत देशमुख कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से। और मित्र को था, लेकिन उनका साहिल, जो अमिताभ ने कहा दरअसल बिल्कुल उसी लाइन के आगे मैं और उसी एनालिसिस को ले जाना चाहूंगा। 12% 2005 में बिल्कुल सही बोला, जो पीक एलजेपी का हो गया था। और इनफैक्ट पिछले महीने, मतलब जिस समय भारत पाकिस्तान घमासान शुरू हुआ था उसके ठीक पहले के जब मैं आंकड़े देख रहा था, तो एक ब्रीफ पीरियड आया था जब बेसिकली चिराग पासवान डबल डिजिट में चले गए थे। तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर था देखना कि 2005 के 20 साल के बाद में दरअसल पासवान सरनेम से कोई नेता डबल डिजिट में चला गया था उस समय। थोड़ा बहुत आंकड़े भारत पाकिस्तान के समीकरण के बाद में थोड़े और बदले हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एक बीजेपी के इंटरनल का थोड़ा सा रीओरिएंटेशन हुआ है। लेकिन लार्जली स्पीकिंग जो बातचीत हो रही है उसमें 2-3 चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी हैं। साहिल, पहली बात तो ये, चिराग केवल पासवान समाज के नेता हैं ऐसा कहना थोड़ी सी गलतफहमी होगी। पिछले चुनाव में उन्होंने जो हनुमान बन के जनता दल यूनाइटेड की लंका दहन किया था, दरअसल बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ था, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में उनको बीजेपी के वो वोटर भी पड़े थे जो जेडीयू से नाराज थे। इसीलिए जब आप अभी गिना रहे थे जातियों की पिछले कितने वोट पड़े, उसमें अपर कास्ट के भी वोट उनके लिए, ओबीसी के भी वोट इसलिए दिखाई दे रहे थे। बेसिकली वो कंपोजिशन बीजेपी के नाराज वोटर्स का था जो जेडीयू को वोट नहीं देना चाहते थे। आज की तारीख में चिराग पासवान एक फिनोमिना है और बिहार की राजनीति में उनका भविष्य है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमिताभ, शायद आपको याद होगा कि करीबन 1.5-2 साल पहले एक कार्यक्रम में मैंने ये बात बोली थी कि चिराग दूसरे हेमंता बिश्व शर्मा साबित होंगे बीजेपी के लिए, एक बड़े कैच के नाते। क्योंकि सच्चाई साहिल ये है कि बीजेपी के पास में कहें या किसी भी पार्टी के पास में बाबू जगजीवन राम,
बहन कुमारी मायावती, और उसके बाद में दलित सिंबोलिज्म की जो ताकत का जो राजनीतिक चेहरा होता है वो सीधे सीधे केवल और केवल बिहार में पासवान जी के पिताजी यानी रामविलास पासवान जी के चेहरे पे आता था। रामविलास जी एग्जैक्टली। तो वो चेहरे का जो वैक्यूम है, वो वैक्यूम केवल बीजेपी का नहीं है, वो भारत की राजनीति में भी वैक्यूम है। इसलिए मैं मानता हूं कि चिराग पासवान की राजनीति बहुत लंबी रेस के घोड़े की तरह से चलने वाली। और इसीलिए अभी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा कि कोई किसी और को आना था, लेकिन आप आने के पहले जो चर्चा हुई है ना, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। धीरेन्द्र कुमार कह चुके हैं कि अगले मुख्यमंत्री यहां पर नीतीश कुमार ही बनेंगे और हमें कोई झगड़ा नहीं है। चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में काम करेंगे। अजय आलोक जी ने भी वही कहा, राजीव रंजन जी ने भी वही कहा। सिर्फ आपकी पार्टी को लगता है कि एनडीए के भीतर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है, जबकि वहां पर चीजें बिल्कुल क्लियर है। ये तीनों प्रवक्ताओं ने यहां पर साफ कर दिया है। फिर भी आपको लगता है कि यहां पर चिराग पासवान के साथ कुछ गड़बड़ होगी या नीतीश कुमार के साथ कुछ गड़बड़ होगी आरजेडी को? उनसे पूछिए जयचंद कौन बिहार का? तो ये बेचैन काय हो बिहार रहे का जयचंद कौन? अरे आप बेचैन काय हो रहे हैं? अरे नहीं, पूछ रहा हूं मैं आपसे। डॉक्टर है, बीमार बिहार का जयचंद कौन? इलाज कर देंगे हम। आप पहले सुनिए तो पहले। अरे इलाज आपका हो गया। साहिल जी, ये जितने लोग हमारे भाई बैठे हुए हैं एनडीए के साथी, वो कैमरे पर तो भले बोल रहे हैं। नहीं लगा पाएंगे आज। अरे सुनिए ना, आप बेचैन हो जाते हैं, दिक्कत है। अच्छा सुन लीजिए, अभी सुन लेते हैं अजय आलोक जी। वो जयचंद का भी सवाल पूछना ही है उनको, बोलने दीजिए उनको जरा थोड़ा। बोलिए, चलिए। अजय आलोक जी डॉक्टर हैं, लेकिन कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। देखिए, सारे एनडीए के जो भी हमारे साथी बैठे हैं भाई, वो सब कैमरे पर बोल रहे हैं, लेकिन एलजेपी-आर के माननीय सांसद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया कि चिराग पासवान जी को बिहार आना चाहिए। हम लोग भी कह रहे हैं आना चाहिए। बिहार की जो दुर्दशा है, इसके लिए जिम्मेवार तो ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की बाहर वाली नीति से सरकार है। तो चिराग जी की जवाब जरूर लीजिएगा। चिराग जी की परेशानी हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन साहिल जी, सबसे मजेदार बात यह है कि श्री चिराग पासवान जी को बीजेपी जेडीयू सत्ता की मलाई खा रही है, उनकी उपेक्षा हो रही है। श्री चिराग पासवान जी को तो कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। जितने आयोग का गठन हुआ, जितना भी हो रहा है, कहाँ उनको कुछ मिल रहा है? उनको सीट भी कम दी जाएगी। अभी वहां सिर फुटबॉल होगा। बीजेपी में भी कई मुख्यमंत्री अभी उनके जीजा जो है, नीतीश कुमार जी गड़बड़ा उनको अध्यक्ष बनाया गया मृणाल पासवान को। अभी जो नीतीश जी ने अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया, उसमें उनके जीजा को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया, और उसके साथ साथ जीतन राम मांझी के जो दामाद है, उनको उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। देखिए, वो तो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। हमने साहिल जी क्या कहा? अभी उनको झुंझुना दिया गया है। इतना सत्ता के कहां सत्ता में भागीदार है बिहार में, बताइए तो हमें। एक भी एमएलसी का सीट दिया गया, एक भी कहीं कुछ मिला इनको? जो विभाग श्री चिराग पासवान जी को मिला है, वो विभाग में कोई दम है? श्री चिराग पासवान जी को पता बिहार को उसका जयचंद हो रही है केंद्र में। इसलिए ये लोग जो चाहे जो बोले, बिहार को उसका जयचंद मिल गया। राजीव रंजन, जल्दी से आपका जवाब, तेजस्वी सरकार, जल्दी से आपका जवाब। और उसके बाद मृत्युंजय तिवारी आपसे पूछेंगे कि भाई ये जयचंद वाला क्या चक्कर है। राजीव रंजन कुछ जवाब देना चाहते हैं जल्दी से। आप जयचंद पर डिबेट कर रहे हैं कि आप मृत्युंजय तिवारी जी, बिहार की दुर्दशा का वो दौर बिहार भूला नहीं है। आज हर तरफ गोल, जिस तरह से लोमहर्षक नरसंहारों का दौर बिहार ने देखा है, बाहुबलियों का आतंक देखा है, जिस तरह से जातीय सेनाओं और वहां उग्रवादी संगठनों का टकराव बिहार ने देखा है, जिस तरह से लालू परिवार के निर्मम लूट और बेईमानी का खेल बिहार ने देखा है, घोटालों का साम्राज्य देखा है, उसके बाद बदलते हुए बिहार में आज आपको लगता है कि कोई दुर्दशा की स्थिति है? देखिए, बिहार अपने सर्वश्रेष्ठ कालखंड में है और इससे बेहतरी की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ अभी तो जवाब अजय आलोक जी ने कहा जयचंद कौन है, और एंकर भी पूछ रहे हैं साहिल जी के जयचंद कौन है। पहले घर बचाइए, क्योंकि आपका घर जो है ना, पूरी पार्टी वही है। नाभि स्थल आपकी पार्टी का आपका परिवार है। परिवार में ही होगा आरजेडी सुप्रीमो, परिवार में ही होगा नेता प्रतिपक्ष, परिवार में ही होगा विधान परिषद के नेता का पद,
लोकसभा, राज्यसभा, जरा एक विधानसभा, मिनट। विधान परिषद केवल लालू परिवार जरा और एक उनके मिनट। कुनबे को चाहिए। ठीक है, और आप ठीक है। यहाँ चिंता जल्दी कर से रहे हैं कि मृत्युंजय जी घटक आपका दलों के जवाब, साथ उसके न्याय बाद नहीं हो रहा धीरेन्द्र है। कुमार के पास भी मुझे जाना है। मृत्युंजय जी आपका जवाब पहले। देखिए, अभी तीनों सत्ताधारी दल के हमारे बिहार का भाई जश्न बैठे पता हैं। चल गया। एक भी सत्ताधारी दल के नेताओं से पूछे बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी से कि बिहार किस तरह खड़ा है देश में, सबसे नीचे पायदान पर, भ्रष्टाचार में चरम पर, गरीबी जयचंद्र को बेरोजगारी निकाल के में खड़ा चरम है। पर, और ये बात कर रहे बिहार। अरे 20 वर्षों का हिसाब दीजिए पहले, क्या किया बिहार को? अरे सुपर जयचंद अपनी सब गुण दे चुके हैं नीचे अगली पीढ़ी को। हिसाब तय कर देते 4 हैं। महीने बाकी है। बार-बार जनता चलिए। इसीलिए हिसाब कर रही है। थोड़े आरजेडी के प्रवक्ता किसी वजह से देरी से आए, वरना ये सारी चीजें पहले शुरू हो जाती। मेरे पास समय खत्म हो चुका है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, आज की स्थिति में जिस तरीके से एलजेपी ने यह प्रस्ताव रखा है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और शायद चिराग पासवान उसके बारे में सोच रहे हैं, तो बिहार के इस बार के विधानसभा चुनाव में वो एक एक्स फैक्टर हो सकता है। पिछले बार उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने अपना न्यूसेंस वैल्यू दिखाया। इस बार अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो इस वजह से एनडीए की इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल राजनीति में क्या बदलाव आता है, उस पर हम नजर रखेंगे।